बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक्स है। अगर हम कूलम्स लॉ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसा कि हम जो स्टैटिक चार्जेस के साथ डील कर रहे थे, और स्टैटिक चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक चार्जेस ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट पे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स द चार्जेस एट रेस्ट। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। अब कूलम्स लॉ के जरिए जो है वो इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक चार्ज है दैट इज चार्ज Q1, और सेकंड चार्ज जो है वो सेकंड चार्ज है दैट इज Q2। ये दोनों चार्जेस जो है वो सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो कूलम्स लॉ इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. इस स्टेटमेंट को अगर गौर से देखा जाए तो स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं। उन दो पार्ट्स में से जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली वेरी करती है विद द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और फोर्स जो है वो इनवर्सली वेरी करती है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। और जब आप दोनों पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन बन जाता है वो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये जो इसको इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन के अंदर जाने से पहले आपको इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना है, वो ये है दैट कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। इसकी जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अंदर पॉइंट चार्जेस का वर्ड यूज किया हुआ है, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट चार्जेस। सो व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस बेसिकली होते क्या है। तो पॉइंट चार्ज, फॉर एग्जाम्पल हम उसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज मच ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस देन द टू चार्जेस आर सेड टू बी पॉइंट चार्जेस। अगर दो चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के लिहाज से बहुत ज़्यादा है तो हम उन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के लिहाज से क्या कहेंगे, पॉइंट चार्जेस का नाम देंगे। सपोज अगर हमने सिर्फ एक पॉइंट चार्ज को डिफाइन करना हो तो एक पॉइंट चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, अ पॉइंट पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो चार्ज। एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम पॉइंट पार्टिकल कहते हैं। और पॉइंट पार्टिकल बेसिकली होता क्या है, पॉइंट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल को कहा जाता है जिसकी डायमेंशंस नेग्लिजिबल होती हैं। A particle having negligible dimensions is known as point particle. So a point particle having non-zero charge is known as point particle, और point charge आप उसको कह सकते हैं। तो जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के साथ डील करता। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको जब रिमूव किया गया तो इसको रिमूव करके हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवा दिया, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, दैट इज बेसिकली के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है। और कूलम्स कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही होती है, कूलम्स कांस्टेंट इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। तो कूलम्स कांस्टेंट जो है उसकी डिटेल में जाने से पहले, उसके डिपेंडेंस फैक्टर्स को चेक करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि बेसिकली परमिटिविटी क्या है, क्योंकि कूलम्स कांस्टेंट के अंदर ही हम परमिटिविटी को यूज़ भी कर रहे हैं। तो परमिटिविटी जो है वो मीडियम की उस एबिलिटी को कहा जाता है जिसकी वजह से जो मीडियम है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो उस मीडियम में से पास कर सकती हैं। जैसे जैसे मीडियम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ब्लॉक करना शुरू कर देगा वैसे वैसे मीडियम की जो परमिटिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं उनकी ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगी, मीडियम अलाउ नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होना, तो उस तरीके से जो मीडियम की जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है। वैक्यूम इज बेसिकली द एब्सेंस ऑफ मीडियम। अगर इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है तो वैक्यूम में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इजीली पास हो जाती हैं। अगर हम इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान रबर को प्लेस कर देते हैं, या इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान लिक्विड को प्लेस कर देते हैं, या इन दोनों पॉइंट चार्जेस को लिक्विड में इमर्स कर देते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, तो जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वैक्यूम इजीली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरा मीडियम यूज़ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की ब्लॉकेज को स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी, तो मीडियम की जो परमिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है।
और मीडियम की परमिटिविटी के इंक्रीज होने की वजह से के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, के डिक्रीज हो जाता है। और हम जानते हैं कि अगर के डिक्रीज हुआ तो के डिक्रीज होने की वजह से फोर्स क्या हो जाती है, फोर्स भी डिक्रीज हो जाती है। तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि के की वैल्यू जो है वो फोर्स को इफेक्ट कर सकती है। और के किस पे डिपेंड कर रहा होता है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हमें के का एक डिपेंडेंस फैक्टर यहाँ से मिल जाता है। तो कूलम्स कांस्टेंट जो है उसके दो डिपेंडेंस फैक्टर हैं। एक डिपेंडेंस फैक्टर तो है मीडियम, जो मीडियम आप दोनों चार्जेस के दरमियान इंसर्ट करेंगे वो मीडियम। और सेकंड वन है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अगर आपने चेंज किया, फॉर एग्जांपल इस वक्त जो हमारे पास के की वैल्यू है फॉर वैक्यूम, ये जो वैल्यू आपको बताई गई है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के की जो वैल्यू है ये बेसिकली किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। इस वक्त हमने यूज किया हुआ है वैक्यूम को एज ए मीडियम। और अगर आप परमिटिविटी की वैल्यू देखें, एप्सिलॉन नॉट इज स्पेशली फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमने जो हमने जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ किया हुआ है वो बेसिकली एसआई सिस्टम है। अगर आपने एसआई सिस्टम को चेंज करके कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ किया, फॉर एग्जांपल आप सीजीएस सिस्टम यूज़ करते हैं या एफपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं या इसके अलावा कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते हैं, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो मीटर है वो नहीं आएगा। हम मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो आपके पास 10⁻9 जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ग्राम को यूज़ करें किलोग्राम की जगह पर, तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो जब हम केजी की जगह पर जी यूज़ करेंगे, किलोग्राम की जगह पर ग्राम यूज़ करेंगे, तब भी 10 की पावर चेंज हो जाएगी। यानी कि आपको पता चल रहा है कि अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज़ करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो उसको चेंज करते हैं, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज करने की वजह से हमारे पास जो के की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो कूलम्स कांस्टेंट के आपको दो डिपेंडेंस फैक्टर्स नजर आए, एक मीडियम को चेंज करने से परमिटिविटी चेंज हो रही है और परमिटिविटी के चेंज होने की वजह से के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। और सेकंड वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज कर देते हैं, एसआई सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उस केस में भी आपके पास जो के की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर मजीद इसमें देख लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर बता दूँ। जैसे कि हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी की यूनिट क्या है, परमिटिविटी की यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको किसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि ये वाली जो यूनिट है ये यूनिट किसके साथ रिप्लेस की जा सकती है, इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है। तो बेटा जी हमारे पास ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम फैरेड पर मीटर लिख सकते हैं। या आपको ऑप्शंस दे दी जाएंगी, आप वोल्ट पर मीटर लिखें, फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शन दे दी जाती है न्यूटन पर मीटर लिखें, वोल्ट पर कूलम लिखें। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनती है वो राइट ऑप्शन कौन सी है, फैरेड पर मीटर। अब देखिए हम किस तरीके से फैरेड पर मीटर को जो है वो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। फैरेड पर मीटर, फैरेड किस लिए यूज होता है, फैरेड यूज होता है कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। और कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल होती है, C = Q/V। तो Q/V की जगह पर, Q की जगह पर हमने यूज क्या कर लिया, कूलम यूज कर लिया। और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, पोटेंशियल की जगह पर हमने यूज कर लिया वोल्ट, ठीक है। C = Q/V, Q की जगह पर कूलम और V पोटेंशियल, पोटेंशियल की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, वोल्ट। अब इससे नेक्स्ट आप देखें डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर है मीटर। तो अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कूलम पर वोल्ट। अगर आप गौर करें तो वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिफाइन करें तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V वो इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर यूनिट्स देखी जाए तो क्या आएगी, यूनिट्स आएंगी जाउल पर कूलम। तो मैं वोल्ट की जगह पर क्या लिख देता हूँ, मैं वोल्ट की जगह पर लिख देता हूँ जाउल पर कूलम। इसको इस तरीके से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कूलम मैंने लिखा, डिनोमिनेटर के अंदर वोल्ट, तो वोल्ट की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, वोल्ट की जगह पर लिख दिया जाउल पर कूलम। और मीटर जो है वो ऑलरेडी एक मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरीके से। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास कूलम जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। और कूलम के न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाने की वजह से एक्सप्रेशन क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है कूलम स्क्वायर पर जाउल इनटू मीटर। अब अगर आप गौर करें तो जाउल किसके इक्वल होता है, जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। तो जब अगर हम जॉल की जगह पर न्यूटन मीटर यूज करते हैं तो ये जो मीटर है ये इस मीटर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, दैट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए फैरेड पर मीटर जो है,
फेरेड पर मीटर किसके इक्वल आ गया, फेरेड पर मीटर इज इक्वल्स टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू फेरेड पर मीटर। हिंदी टेस्ट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। अब उससे नेक्स्ट हम वेक्टर फॉर्म की तरफ जाते हैं। मैट्रिक क्लास तक तो आप इसकी स्केलर फॉर्म पढ़ लेते हैं, मैट्रिक क्लास तक तो आप इसको वेक्टोरियली कंसीडर ही नहीं करते, लेकिन अब हम वेक्टर फॉर्म इसकी देखेंगे सेकेंड ईयर के लेवल के ऊपर। वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखा जाता है तो F12 सपोज ये वो फोर्स है जो कि चार्ज Q1 एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू चार्ज 2। फोर्स F12 दिस इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो हमारे पास फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 किसको रिप्रेजेंट करिए, F12 को। तो हमने F12 को किस फॉर्म में लिखना है, फोर्स जो है यानी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड की और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है। फोर्स F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R12। अब अगर आपको याद हो तो जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को किस तरीके से लिखा जा सकता था, यूनिट वेक्टर को हम लिखते थे यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर कर लें फोर्स F21 कौन सी फोर्स है, दिस इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। फोर्स F2 को भी हम पहले लिख लेते हैं, फोर्स F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर इनटू R21। जो फोर्स F12 है इसका यूनिट वेक्टर भी 1-2 से रिप्रेजेंट करें, और जो फोर्स F21 है इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको भी हम R21 से रिप्रेजेंट करें। तो ये यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शंस बताने के लिए, जैसा कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये चार्ज Q2 है, तो ये जो चार्ज Q2 है ये कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F21। तो मैं यूनिट वेक्टर को इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ R21 यूनिट वेक्टर, इसको यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला जो चार्ज है ये कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये फोर्स है F12। तो इस डायरेक्शन में हम फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कौन सा है R12। इस तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यूनिट वेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस बताने के लिए होते हैं। अच्छा, उससे नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि कूलम्स फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स होती है, यानी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा होता है दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज के ऊपर उतनी ही फोर्स अप्लाई करता है, चाहे चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स एक दूसरे से डिफरेंट ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर बाज़ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि अगर सपोज कर लिया जाए, आपसे कहा जाए कि एक जो चार्ज है वो 5 कूलम का है और दूसरा जो चार्ज है वो 2 कूलम का है, तो 5 कूलम जो है वो चार्ज 2 के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा या 2 कूलम चार्ज जो है वो 5 कूलम चार्ज के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो बहुत से बच्चे जो है वो ये कंसीडर करते हैं कि जो चार्ज बड़ा है वो दूसरे चार्ज के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये पॉइंट याद रखें, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक जैसी फोर्स अप्लाई करते हैं, दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम फोर्स अप्लाई करेंगे बिकॉज कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। एक और पॉइंट, कूलम्स फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है बिकॉज दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द सेंटर, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ये जो फोर्स है ये उस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही होती है जिस लाइन ने इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन किया हुआ होता है, ये अलोंग द लाइन अप्लाई होती है, वो लाइन जिस लाइन के जरिए आप दोनों चार्जेस के सेंटर्स को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो इस पॉइंट की तरफ वापस आ जाएं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो फोर्स है 5 कूलम चार्ज 2 कूलम चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई करेगा 2 कूलम चार्ज भी 5 कूलम चार्ज के ऊपर उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। फर्क कहाँ पर होगा, फर्क होगा डायरेक्शन के ऊपर, क्योंकि जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी इन्वॉल्व करता है, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। 5 कूलम चार्ज 2 कूलम चार्ज के ऊपर राइट साइड पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और 2 कूलम चार्ज जो है वो 5 कूलम चार्ज के ऊपर लेफ्ट साइड पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो उस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अगर मैग्नीट्यूड्स रिप्रेजेंट की हुई हैं तो दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो इक्वल होंगी, F21 इज इक्वल्स टू F12। लेकिन अगर आपने मैग्नीट्यूड का साइन यूज नहीं किया हुआ और फोर्सेस को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ तो फिर दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल होंगी, लेकिन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं। अगर आपने एक फोर्स के साथ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया तब वो जाकर किसी दूसरी फोर्स के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर देख लें,
हम ये जो यूनिट वेक्टर है इसको मजीद किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मैं इन दोनों में से एक को कंसीडर कर लेता हूँ, F21 को कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे यूनिट वेक्टर नजर आ रहा है, इस यूनिट वेक्टर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और ये जो मैग्नीट्यूड है ये स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। यानी कि हमने यूनिट वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर में। तो अब डिनोमिनेटर के अंदर देखें, डिनोमिनेटर के अंदर जो पावर है वो 2 नहीं आ रही, डिनोमिनेटर के अंदर पावर क्या आ रही है, 3। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, ये एमसीक्यू जो है वो इतना इजीली क्लियर नहीं होता, बच्चों को इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू ये है दैट अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, Q1 एंड Q2। देन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशो, इनमें से कौन सी ऐसी रेशो है जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। यानी कि मैं इन दोनों चार्जेस को कौन सी रेशो के अंदर कंसीडर करूं कि मेरे पास इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स आए वो मैक्सिमम हो जाए। तो जो बेसिक चार्ज था, जो इनिशियली जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू थी वो चार्ज Q था। दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लें, हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज Q, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं, Q1 और Q2। तो हम दोनों चार्जेस को किस रेशो के अंदर डिवाइड करते हैं कि हमारे पास दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स ही होगी, क्योंकि वो जो दोनों चार्ज है वो एक ही चार्ज के दो हिस्से हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस ही होंगे, अगर ये नेगेटिव चार्ज था तो ये दोनों भी नेगेटिव चार्जेस ही होंगे। तो हम वो कौन सी रेशो कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास चार्जेस की दरमियान जो फोर्स है वो क्या आ जाए, मैक्सिमम। अब देखिए ऑप्शंस आपको क्या दी हुई हैं, ऑप्शंस दी हुई है 1:4, 2:3, 1:3 एंड 1:1। तो देखिएगा, सपोज मैं सबसे पहले ये वाली रेशो कंसीडर करता हूँ और ये चेक करता हूँ कि क्या वाकई इस रेशो से मुझे आंसर मैक्सिमम मिल जाएगा। तो मैंने चार्ज पहले क्या सपोज कर लिया, सपोज हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है, 20 कूलम। तो मैंने इस चार्ज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और रेशो क्या बनानी है, 1:4। 2 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया जाए कि 1:4 आंसर आ जाए। तो 20 कूलम के मैंने 2 हिस्से बनाए, 4 कूलम और 16 कूलम। अगर हम 4 और 16 दोनों को सम अप करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 20 आ जाता है। तो चार्ज Q1 जो है वो 4 कूलम है और चार्ज Q2 जो है वो 16 कूलम है। और जब हम रेशो कैलकुलेट करेंगे तो रेशो क्या आ जाएगी, 4:16, दैट इज 1:4, यानी कि ये वाली हमारे पास रेशो आ जाती है। दूसरी रेशो को चेक करते हैं, दूसरी रेशो है 2:3। तो हम किस तरीके से 20 कूलम चार्ज को डिवाइड करेंगे कि हमारे पास जो रेशो आए वो 2:3 आ जाए। तो मैंने इन दोनों चार्जेस को इस तरीके से कंसीडर कर लिया, 8 कूलम एंड 12 कूलम। अब 8 कूलम और 12 कूलम को अगर हम सम अप करते हैं तो हमारे पास आंसर फिर से कितना आ जाता है, 20 कूलम आ जाता है। तो ये जो 20 कूलम है, अब अगर आप 8:12 ये चेक करें तो आंसर कितना आ जाता है, 2:3, 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। उसके बाद हम देखें, ये 2:3 हमने ये भी देख ली। अब हम 1:3 जो है इसको कंसीडर करते हैं। दोनों चार्जेस के दरमियान क्या डिवीजन की जाए कि आपके पास रेशो 1:3 आ रही हो। तो 5 और 15, तो हमारे पास 5 और 15 इससे रेशो क्या बन जाती है, 1:3 बन जाती है। और 1:1 जो है वो किस तरीके से, अगर हम 20 कूलम चार्ज को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो रेशो आ जाती है वो रेशो क्या होती है, दैट इज 1:1। अब देखें कि हमने ये सारे चार्जेस जो हैं वो उनको डिवाइड कर दिया, चार्ज को इस तरीके से डिवाइड किया कि वो इन तमाम रेशो को वेरीफाई कर रहा है। तो जो फोर्स होती है, अभी हम सब जानते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो हम हर इनमें से हर एक रेशो को जो है वो कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि किस रेशो के कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फोर्स है वो मैक्सिमम आती है। तो 1:4 के कॉरिस्पॉन्डिंग आपने कौन कौन से चार्जेस बनाए थे, 4 और 16। Q1 4 था और Q2 16 था। तो मैं 4 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास आंसर कितना आता है, 64। यानी कि जो फोर्स की वैल्यू होगी वो 64 के कॉरिस्पॉन्डिंग होगी। सपोज K की जो वैल्यू है वो भी 1 है और जो R² है उसकी वैल्यू भी कितनी है, वो भी 1 है। तो मेरे पास फोर्स का आंसर कितना आ जाएगा, 64 न्यूटन आ जाएगा। अब हम सेकेंड रेशो को चेक करते हैं। सेकेंड रेशो में Q1 कितना था, 8 और Q2 कितना था, 12। तो जब हम 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 96। थर्ड रेशो कंसीडर कर लें, थर्ड रेशो थी हमारे पास 1:3। उसके कॉरिस्पॉन्डिंग चार्जेस क्या थे, चार्जेस थे 5 और 15। जब आप 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 75 न्यूटन। अब अगर आप कंसीडर कर लेते हैं 2 इक्वल चार्जेस जैसे कि 10 और 10, और जब आप 10 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 100।
तो देखिए वो कौन सी रेशो है जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग जब आप चार्जेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो फोर्स है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। तो फोर्स जो है वो मैक्सिमाइज होती है जब हमने चार्जेस को क्या कंसीडर किया, 10 एंड 10, यानी कि जो आपने दो पार्ट्स बनाए हैं वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम 10 और 10 ये कंसीडर करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि चार्जेस की रेशो क्या होनी चाहिए। चार्जेस की रेशो होनी चाहिए 1:1। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सी होगी? इनमें से राइट ऑप्शन हमारे पास होगी 1:1। तो यहाँ तक आप इसको देखना है। हमारे पास जो है वो हमने कूलम्स लॉ को यहाँ पर इस वक्त एक्सप्लेन किया है। इससे नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।